सो हे एवरीबॉडी, वेलकम टू योर चैनल। तो कैसे हो तुम लोग? कैसा रहा आज का दिन? होपफुली तुम हर दिन पढ़ाई कर रहे होगे और हर दिन तुम फोड़ रहे होगे। तो एमसीक्यू कल के वाले लगाए, वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए थे मैंने। तो होपफुली तुमने उसे ध्यान दिया होगा और उसको किया होगा। तो चलो यार, आज हम क्या करने वाले हैं, जल्दी जल्दी आज को भी रैप अप करते हैं, जल्दी जल्दी सिलेबस ख़त्म करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। तो आज हम करने वाले हैं, जैसे दिख रहा है तुमको, सोल्यूशन एंड एमल्सन के क्वेश्चन। हम फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में ही है, सोल्यूशन एंड एमल्सन आज है। तो चलो यार, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सवाल जवाब का सिलसिला। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा होगा कि अकॉर्डिंग टू आईपी अ सब्सटेंस रिक्वायर्ड 30 to 100 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट फॉर 1 पार्ट सॉलिड इज कॉल्ड। देखो, ये क्वेश्चन ना कहीं पक्का मिलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन ए इज स्लाइटली सोल्यूबल, ऑप्शन बी इज स्ट्रैंगली सोल्यूबल, ऑप्शन सी इज फ्रीली सोल्यूबल, ऑप्शन डी वेरी सोल्यूबल। तो इसका आंसर है इज, कोई बता सकता है मुझे? तुम लगा दिए होगे अपना। यस, इस 30 to 100, यानी बी, आंसर बी इज करेक्ट। तो हम क्या करते हैं, जब हम देखते हैं ये रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू डिजॉल्व 1 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट, वेरी सोल्यूबल जो होता है वो लेस देन 1, फ्रीली सोल्यूबल 1 to 10, सोल्यूबल 10 to 30, स्पेरिंग सोल्यूबल 30 to 100, स्लाइटली सोल्यूबल 100 to 1000, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल 1000 to 10,000, इनसोल्यूबल मोर देन 10,000। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेनरी लॉ इज applicable फॉर determining the solubility of solid in liquid, liquid in liquid, gases in liquid, solid in liquid। होपफुली तुम इसके आंसर दे लिए होगे, तो चलो आंसर देखते हैं। आंसर इज सी, गैसेज इन लिक्विड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। HLV वैल्यू ऑफ आयोडीन सोल्युलाइजिंग एजेंट इज अप्रोक्सीमेटली। तो HLV वैल्यू, यार ये देखो, तुम सॉल्युबिलिटी पैरामीटर और HLV ये अच्छे से करके जाओ, अच्छे से। वहाँ पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली कंफ्यूजन बहुत होता है, कंफ्यूज बहुत होता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम। तो इसलिए इसको अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे क्वेश्चन लगाओ। तो HLV वैल्यू ऑफ एन आइडियल सोल्युबलाइजिंग एजेंट इज अप्रोक्सीमेटली, ऑप्शन ए इज 5, ऑप्शन बी इज 10, ऑप्शन सी इज 15, ऑप्शन डी इज 20। आंसर इज, कोई बताएगा मुझे? क्या होगा इसका आंसर? यस, इज 16 to 18, 16 to 18। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इट्स 15। आसपास 15 है ना, तो लगभग 15 होता है। 16 to 18 हम देखते हैं, मतलब 15 to 18 देखते हैं हम, तो आसपास 15। तो यहाँ पे देखो, 16 to 18 मैंने बोला, तो 20 तो होगा नहीं, 10 तो होगा नहीं, 5 होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इज 15। ओके, ऑप्शन सी इज राइट। तो हम देखते हैं स्टार्टिंग से, 1 से 3 HLB सेल में एंटी फोमिंग एजेंट, 4 to 8 वाटर अपन ऑयल एमल्सिफाइंग एजेंट, 7 to 9 वेटिंग एजेंट, 9 to 16 ऑयल अपन वाटर एमल्सिफाइंग एजेंट, 13 to 15 डिटर्जेंट, 16 to 18 सोल्युबलाइजिंग एजेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 4 नंबर क्वेश्चन। Which hydrotropic agent increase solubility of caffeine? Option A is urea, option B is sodium benzoate, option C is PEG, option D is ethanol। बेसिकली देखो, सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए कि हाइड्रोट्रॉफी एजेंट क्या होता है। हाइड्रोट्रॉफी एजेंट क्या होता है तुम्हें पता होना चाहिए। तो हाइड्रोट्रॉफी एजेंट क्या होता है? इट इंक्रीज द सॉल्वेटी इन वाटर ऑफ वेरियस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एडिटिव। मतलब ये इंडिकेट क्या करता है? द इंक्रीज इन सोलिबिलिटी ऑफ वाटर ऑफ वेरियस सब्सटेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एडिटिव, लाइक कैफीन के लिए सोडियम बेंजेट, केटोप्रोफेन के लिए सोडियम बेंजेट निकोटिनामाइड हाइड्रोट्रोफिक एजेंट है, प्रोजेस्टेरॉन के लिए निकोटिनामाइड, राइबोफ्लोविन के लिए प्रोकेनामाइसिन। तो यहाँ पे पूछा हाइड्रोट्रोफिक इंक्रीज सोलिबिलिटी ऑफ कैफीन। तो कैफीन के लिए क्या होगा? कैफीन के लिए आंसर क्या होगा? यस, यू आर राइट, इज सोडियम बेंजोएट। अगर यहीं पे आएगा कीटोप्रोपेन आ गया होता तो सोडियम बेंजोएट या निकोटिनामाइड, प्रोजेस्ट्रॉन के लिए निकोटिनामाइड, राइबोफ्लेविन के लिए प्रोकेन एचसीएल। ठीक है, आंसर इज बी। ओके,
सुन, syrup contains sucrose concentration of 50% weight by volume, 60% weight by volume, 85% weight by volume, 95% weight by volume. देखो सिरप यूएसपी के हिसाब से 60 यूज होता है, 85% वेट बाई वॉल्यूम होता है एंड 66.7 वेट बाई वेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि सिरप कंटेंस सुक्रेस कंसेंट्रेशन ऑफ, आंसर हो जाएगा सी, 85% वेट बाई वॉल्यूम सुगर प्रिवेंट माइक्रो ग्रोथ लोअर लेड टू स्पॉइलेज। मीन्स अगर इससे कम हुआ, अगर 85% से कम हुआ तो क्या होगा, माइक्रोबियल ग्रोथ होगा। अगर 85% से ज़्यादा हो गया वेट बाई वॉल्यूम तो क्या होगा, यस, इस क्रिस्टलाइजेशन होकर। और यही जो क्रिस्टलाइजेशन होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम पॉलीऑल्स मिलाते हैं, ठीक है, सिरप में। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बिलो 85%, क्वेश्चन नंबर 6, बिलो 85% सुक्रोज कॉन्सेंट्रेशन इन सिरप लीड टू, यस इट इज सी, माइक्रोबियल ग्रोथ। तुम्हें अभी बताया मैंने, ठीक है। लिंक्टसेस आर मेनली प्रिस्क्राइब फॉर ए स्किन एप्लीकेशन, बी आई इन्फेक्शन, सी कफ रिलीफ, डी नजल कंसेशन। आ सकता है इसका आंसर क्या होगा, यस इसका होगा आंसर इज सी, कि लिंक्सेस आर मेनली प्रिस्क्राइब फॉर स्किन एप्लीकेशन, आई इन्फेक्शन, कफ रिलीफ, नेसल कंजेशन। आंसर इज सी, लिंक्सेस आर वेरी विस्कस ओरल लिक्विड यूज फॉर कफ रिलीफ। तो ये सब तुम्हें एलेक्जर्स, देखो एलेक्जर्स को हमको लगता है कि इस बार इसमें से एक दो क्वेश्चन इसके डेफिनेशन से आ सकता है। तो इसके डेफिनेशन जैसे एलेक्जर हुआ, एलेक्जर लिनिमेंट हुआ, लोशन हुआ, सिरप हुआ, ये सब चीज़ें तुम अच्छे से पढ़ लेना एक बार, ठीक है। Elixirs are best described as alcoholic solution of volatile substance, sweetened hydroalcoholic solution, aqueous sugar solution, oil based preparation। तो मुझे लगता है कि इस बार जो है क्वेश्चन आने वाला है यार, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। तो एलेक्जर क्या होता है, तो एलेक्जर जो होता है वो स्वीटेंड हाइड्रो एल्कोहलिक सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, एलेक्जर क्लियर स्वीटेंड हाइड्रो एल्कोहलिक सोल्यूशन। विच प्रिजर्वेटिव इज सुटेबल फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए कौन सा प्रिजर्वेटिव सुटेबल होता है, फिनॉल, सॉर्बिक एसिड, क्लोरोबिटनॉल एंड डी बेंजोइक एसिड। आंसर इज, आंसर इज, यस यू आर राइट, सी, क्लोरोबिटनॉल इज इफेक्टिव इन न्यूट्रल पीएच सॉल्यूशन। एस्पार्टम इज केमिकली, एस्पार्टम क्या है केमिकली, ये एक स्वीटनिंग एजेंट है एस्पार्टम। तो क्या है, शुगर अल्कोहल है, पेप्टाइड ईस्टर है, सल्फोनामाइड और पॉलीसेकेराइड। इस आंसर इज बी, एस्पार्टम इज अ मिथाइल एस्टर ऑफ एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलानिन। ये याद कर लेना यार इसको, ठीक है। एस्पार्टम इज अ मिथाइल एस्टर ऑफ एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलानिन। अगर यही पूछा जाए कि सुक्रोज ड्रॉबैक क्या है सुक्रोज में, तो सुक्रोज में ड्रॉबैक है कैप लीकिंग, सैकरिंग अप्रॉक्स 200 से 500 टाइम एज स्वीट एज शुगर, एस्पार्टम इज अप्रॉक्स 200 टाइम्स देन सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज से कितने गुना ज़्यादा ये मीठे होते हैं। और एस्पार्टम तुमको बताया हम क्या होता है, तो आंसर इज बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमल्सन आर थर्मोडाइनमिकली, देखो यहाँ पे एमल्सन से अब स्टार्ट करते हैं। एमल्सन से आ गया, तो एमल्सन थर्मोडाइनमिकली क्या होते हैं, स्टेबल, मेटा स्टेबल, अनस्टेबल सिस्टम और होमोजेनियस सिस्टम। ऑप्शन इज सी, एमल्सन आर थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल बट काइनेटिकली। देखो एक होता है थर्मोडाइनमिक्स, एक होता है काइनेटिक्स, ठीक है। तो जो एमल्सन होता है, एमल्सन दो इमिजिबल लिक्विड से बनता है, ऑयल और वाटर से, ठीक है। तो ये अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो दे आर थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल बट काइनेटिकली जो है, काइनेटिकली जो है स्टेबलाइज होते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन 12 इज मैक्सिमम इंटरनल फेज वॉल्यूम इज मोनोडाइस्पर्स emulsion is, monodisperse emulsion is maximum internal phase volume in monodisperse emulsion is, ऑप्शन ए इज 50%, ऑप्शन बी इज 60%, ऑप्शन सी इज 74%, ऑप्शन डी इज 90%। आंसर क्या होगा,
ऑप्शन इज सी, अबाउट 74% इंटरनल फेज कॉज इंस्टेबिलिटी। तो 74% मैक्सिमम इंटरनल फेज वॉल्यूम इज मोनोडिस्पर्स में 74% होता है। ऑप्शन 12, बैंक्रॉफ्ट रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुमको पता होना चाहिए कि बैंक्रॉफ्ट रूल जो होता है वो किससे रिलेटेड है। तो बैंक्रॉफ्ट रूल जो है वो इमल्सन से, और यही फ्री थॉ साइक्लिंग जो होता है वो सस्पेंशन से। ये क्वेश्चन तुम्हें रिलेटेड पता होना चाहिए। ये नाइपर में ऐसे आ सकता है कि ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो बैंक्रॉफ्ट रूल इज phase with higher density become external, phase with greater solubility or measure become continuous, oil is always external phase, water is always internal phase। Bancroft rule क्या होता है, स्टेट क्या करता है? यस, Bancroft rule क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? देखो, Bancroft rule कहता क्या है कि इट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर ऑफ एमल्सिफाइंग एजेंट एंड टाइप ऑफ एमल्सन फॉर्म। इसमें दो कंडीशन होते हैं, इफ सरफेक्टेंट इज मोर soluble in water then oil upon water emulsion form। if surfactant is more soluble in water, if surfactant is more soluble in what oil, more soluble in oil then water upon oil emulsion form। तो Bancroft rule stated that phase with higher density become external, phase with greater stability or मसाइल become continuous। देखो, greater stability जिसकी होती है वो continuous हो जाता है, इसलिए बी इज आंसर सी। तो ट्विन, ट्विन क्या है? ट्विन इज प्रिफर फॉर प्रिपेयरिंग, ट्विन इज प्रिफर फॉर प्रिपेयरिंग वाटर अपन ऑयल इमल्सन, ऑयल अपन वाटर इमल्सन, मल्टीपल इमल्सन एंड माइक्रो इमल्सन। तो ट्विन देखो, ट्विन जो है वो हाइड्रोफिलिक सरफेक्टेंट है, एच एल वी वैल्यू इट्स लेस देन 8 आता है। तो इसका आंसर जो है ऑयल अपन वाटर बनाने में काम आएगा। स्पेन, स्पेन इज कॉमनली यूज फॉर, ये देखो ये लिफोफिलिक है, लिफोफिलिक है। तो इसका इसका क्या हो जाएगा, वाटर अपॉन ऑयल इमल्सन। स्पेन इज कॉमनली यूज फॉर ऑयल अपॉन वाटर इमल्सन, वाटर अपॉन ऑयल इमल्सन, माइक्रो इमल्सन, सस्पेंशन। आंसर इज बी। साइज रेंज ऑफ ग्लोब्यूल्स इन फाइन इमल्सन, बताओ क्या होता? ऑप्शन ए इज लेस देन 0.01, ऑप्शन बी 0.01 से 0.1 माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी 0.25 से 25 माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी इज ग्रेटर देन 100 माइक्रोमीटर। तो इसका आंसर है सी, 0.25 से 25 माइक्रोमीटर। एंड फाइन इमल्सन का 0.25 से 25 माइक्रोमीटर है, और माइक्रो इमल्सन का होता है 0.01 से 0.01 माइक्रोमीटर। ठीक है। डाई solubility test identify emulsion type based on, dye solubility test identifies emulsion type based on A is internal phase, B is external phase, C is density difference, D is viscosity। बताओ, आंसर इज, आंसर इज डाई। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। डाई solubility test identifies emulsion type based on internal phase, external phase, density difference, viscosity। Based on एक्सटर्नल फेज, यस, आंसर इज बी, एमल्सन मिक्सेस विद डाइसोल्वेंट एक्सटर्नल फेज। तो डाइसोल्वेंटी टेस्ट होता क्या है, बेस्ड ऑन द, ये किस प्रिंसिपल पे है, दैट एमल्स प्रिंसिपल दैट एमल्सन इज ऑलवेज मिक्सिबल विथ एक्सटर्नल फेज। मतलब एमल्सन जो है ऑलवेज मिक्सिबल विथ एक्सटर्नल फेज। तो वाटर सोल्युबल डाई क्या क्या होते हैं, एमरैंथ, मिथाइलिन ब्लू। ऑयल सोल्युबल डाई क्या होता है, सुदान थ्री, स्कारलेट रेड। ओके, 18, कंडक्टिविटी टेस्ट हम बताए ना, जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो है इमल्सन के, वो अच्छे से एक बार कर लेना तुम लोग, ठीक है। एक बार अच्छे से कर लेना, मुझे लगता है कि इसमें से भी एक क्वेश्चन प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है। तो इसका 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, कंडक्टिविटी टेस्ट शो करंट फ्लो इन, करंट फ्लो किस में होगा, वाटर अपन ऑयल एमल्सन, ऑयल अपन वाटर एमल्सन, बोथ नदर। बताओ बताओ, देखो, वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर यहाँ पे हुआ है तो ऑयल अपन वाटर एमल्सन जो होगा कंडक्टिविटी टेस्ट शो करेगा, ठीक है।
तो इसका आंसर हो जाएगा बी। Question 19 is creaming can be reduced by increasing particle size, decreasing viscosity, C homogenization, D is heating। इसका आंसर क्या होगा कि क्रीमिंग को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। इसका आंसर है सी, होमोजेनाइजेशन करेंगे तो हम क्रीमिंग को रिड्यूस कर पाएंगे। बहुत होमोजेनाइजर होता है जिससे हम पार्टिकल साइज को रिड्यूस करते हैं, तो उससे क्रीमिंग कम हो सकता है। तो रिड्यूसिंग ग्लोब्यूल साइज बाय होमोजेनाइजेशन डिक्रीजिंग क्रीमिंग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टॉक लॉ रिड्यूसिंग पार्टिकल डायमीटर टू हाफ रिड्यूस क्रीमिंग रेट बाय, अगर डायमीटर को हाफ करेंगे तो स्टॉक्स लॉ को तुमको पता होना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। तो स्टॉक्स लॉ का वो तुमको पता, फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या होता है, तभी तुम यहाँ पे कर पाओगे। 2D होता है। अगर अगर हम क्या यहाँ क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू स्टॉक्स लॉ रिड्यूसिंग पार्टिकल डायमीटर टू हाफ रिड्यूस क्रीमिंग स्टेट बाय, आंसर इज सी, क्रीमिंग रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर। समझ रहे हो? तो मतलब क्रीमिंग रेट अगर डायमीटर है, डी स्क्वायर वहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसका, स्टॉक्स लॉ का, डायमीटर का, तो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। क्रैकिंग ऑफ एमल्सन इज रिवर्सिबल प्रोसेस, टेम्पररी प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, डिजायर प्रॉपर्टी। इज आंसर इज सी, cracking result in permanent phase separation. Phase inversion can be caused by preservatives, टेम्परेचर चेंजेस, स्वीटनर, कलरिंग एजेंट। इसका आंसर क्या होगा? इट्स बी, टेम्परेचर, इलेक्ट्रॉन और फेज रेशियो चेंज कॉज इन्वर्जन। 23 माइक्रो एमल्सन आर कैरेक्टराइज बाय, माइक्रो में हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं? मिल्की अपीयरेंस, हाई विस्कोसिटी, ट्रांसपेरेंसी, इंस्टेबिलिटी। आंसर इज सी, ट्रांसपेरेंसी होता है, और यही जो फाइन था उसका क्या था? मिल्की अपीयरेंस था। होमोजेनाइजर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, होमोजेनाइजर मैं अभी बोला कि पार्टिकल को साइज को रिड्यूस कर रहा है, तो किस प्रिंसिपल पे होगा? इज डिफ्यूजन, हाई प्रेशर शियर, सेडिमेंटेशन, एड्जॉर्प्शन। आंसर इज हाई प्रेशर शियर, ठीक है। प्रोसेस लिक्विड स्मॉलर फेज। Ultrasonification produce emulsification using, ultrasonification produce emulsification using thermal energy, chemical energy, ultrasonic और इलेक्ट्रिकल करंट। इस सी अल्ट्रासोनिक वेव से, फिर यार अल्ट्रासोनिकेशन लिखा हुआ है, प्रोड्यूस इमल्सिफिकेशन, तो कॉमन सेंस भी अगर वहाँ पे यूज करोगे तो आ जाएगा ये क्वेश्चन। एंड प्राइमरी एमल्शन यूजिंग ड्राई गम मेथड फॉलो रेशियो, ड्राई गम मेथड फॉलो प्राइमरी इमल्सन है तो कौन सा? वो ऑयल वाटर गम में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर इज सी, 4:2:1, ठीक है। तो अगर मैं तुमको बताऊं कि अगर जो रेस्यू है, सबके रेस्यू जो ड्राई गम मेथड रेस्यू जो है, एक बार उसको तुम लोग देख लेना, ठीक है। ये देखो यार, ये बहुत शॉर्ट शॉर्ट में रखना है तुमको, तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूँ, वो टॉपिक है, मान लो कि ये टॉपिक ही बता रहा हूँ मैं, तो उससे रिलेटेड जाकर तुम वो टॉपिक पढ़ लेना। क्योंकि अभी अगर मैं पढ़ाने बैठ जाऊँ तो इट्स सिलेबस तुम्हारा जो जो इम्पोर्टेंट है मैं तुमको बता भी नहीं पाऊँगा। एंड और भी सारे सब्जेक्ट है उसके लिए, तुम्हारे नए टीचर्स टीचर्स क्या, इस तुम्हारे भैया और दीदी आ रही हैं, तो ऑल द वेरी बेस्ट, उनके साथ भी अच्छे से पढ़ना तुम लोग। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 27 विच इंस्टेबिलिटी ऑकर ड्यू टू insufficient emulsifying agent? A is creaming, B is coalition, C is phase inversion, D is folliculation। आंसर इज, इंस्टेबिलिटी किस लिए हुआ? विच इंस्टेबिलिटी ऑकर ड्यू टू इनसफिशिएंट एमल्सिफाइंग एजेंट। आंसर आंसर इज बी, कोलेशंस, ठीक है। इंस्टेबिलिटी टेस्ट, इसमें इमल्सन का रेशियो एंड ये सब चीज़ देख लेना, हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ क्रीमिंग अपवर्ड इंडिकेट मीन्स, अगर क्रीमिंग अपवर्ड है डायरेक्शन का, क्रीमिंग का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? इट्स वाटर अपन ऑयल एमल्सन, ऑयल अपन वाटर एमल्सन, माइक्रो एमल्सन, मल्टीपल एमल्सन। इट्स
वाटर अपॉन ऑयल इमल्सन। लास्ट, आइडियल HLB रेंज फॉर ऑयल अपॉन वाटर इमल्सन इज C8 to 18, मीन्स हाइड्रोफिलिक का ज़्यादा होता है और लिपोफिलिक का कम होता है। ठीक है, तो 8 to 18। और समय बताया, एंटी फोमिंग 1 to 3, सोलबलाइजिंग एजेंट, डिटर्जेंट, ये सब चीज़ें 13 to 16 ये सब चीज़ें तुमको याद नहीं चाहिए। एंटी फोमिंग एजेंट यूज इन एमल्सन इंक्लूड, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है लेकिन बता सकते हो। वन, एंटी फोमिंग क्या होता है? ग्लिसरीन, इथाइल अल्कोहल, पीएजी, सोडियम बेंजोल। ऑप्शन बी इज राइट, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, एंड सिलिकॉन ऑयल ऑक्साइड एंटी फोमिंग एजेंट। तो यही 30 क्वेश्चन थे। अगर मैं बताऊं कि इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है, अगर टॉपिक बताऊं, तो देखो, अगर मैं सॉल्यूशन पार्ट से बोलूं, सॉल्यूशन पार्ट से तुम कर सकते हो सारे के, जैसे कि एरोमेटिक वाटर हुआ, सिरप हुआ, एलेक्जर हुआ, स्पिरिट हुआ, टिंक्चर हुआ, इंजेक्शन हुआ, लेंटेस, लिनिमेंट एंड लोशन। लिनिमेंट और लोशन में देखो, लिनिमेंट जो होता है वो अल्कोहलिक एंड ऑयली लिक्विड प्रिपरेशन होता है, जिसको यूज करते हैं रब करके, बाय रबिंग टू अफेक्टेड एरिया, और लोशन को विदाउट रबिंग। तो ये इसका डिफरेंस तुमको पता होना चाहिए। सिरप का अबव क्रिस्टलाइजेशन ऑकर होता है तो ऐड पॉलीऑल हम ऐड करते हैं, बिलो दिस माइक्रोजन ग्रो हो जाते हैं अगर सुक्रोज का कंसंट्रेशन कम हो तो। ठीक है, ये सब तुम्हें कोलाइडन, एनिमास, गार्गल, थ्रोट पेन, ये सब का डेफिनेशन एक बार देख लेना। ठीक है, और सॉलिबिलिटी एज पर आई की सॉलिबिलिटी पैरामीटर जो है वो देख लेना कि लेस देन 1, स्पेरेंगली सॉल्युबल बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार यार। मैं पिछले बार बताऊँ तो जी पैट, नाइपर, सब जगह स्पेरेंगली सॉल्युबल, स्पेरेंगली सॉल्युबल, जहाँ जाओ वहाँ पे ही मिलता है, तो इसको अच्छे से देख लेना। और लास्ट मिनट पे रिवीजन अच्छे से कर लेना इसकी। ओके, ओके। तो और मैं बताऊँ कोल सॉल्वेंसी क्या होता है? कोल सॉल्वेंसी, मिसबल वीक इलेक्ट्राइड प्लस कोल सॉल्वेंट हैव गुड वाटर सॉल्युबिलिटी। तो मतलब हम मिसबल सॉल्वेंट को मिलाते हैं, लाइक इथेनॉल, सॉल्बिटॉल, ग्लिसरॉल, पीजी। इन पेरेंटल में डाइमिथाइल एस्टामाइड, इथाइल एस्टेट, इथाइल कार्बोनेट। ओके, हाइड्रोट्रोफी क्या होता है? एंड और सब्स्टिट्यूटिंग एजेंट। ठीक है, और इमल्सन में तुम क्या करोगे? इमल्सन के टाइप्स देख लेना, क्या क्या फाइन, ऑयल अपन वाटर, वाटर अपन ऑयल, और माइक्रो इमल्सन के कितने साइज होते हैं, ग्लोब्यूल्स के, मिल्की होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है, ये सब चीज़ें देखना। सरफेक्टेंट, HLB वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रिपरेशन ऑफ मैटर, ड्राई गम मैटर, वेट गम मैटर, ये सब चीज़ें तुम देख लेना। ठीक है, होमोजेनाइजन मैंने तुमसे पूछा ही। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो है उसको भी एक बार देख लेना अच्छे से, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट को थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना। ठीक है, और HLB वैल्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हाँ, क्योंकि देखना कहीं ना कहीं तुम्हें ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, या तो नाइपर में या तो जीपैट में या दोनों में, तो वो चीज़ें करना। ठीक है, इंस्टेबिलिटी ऑफ एमल्सन, कोलेसेंस, फ्लोकुलेशन, क्रीमिंग, क्रीपिंग अपवर्ड कब होता है, डाउनवर्ड कब होता है, ये सब चीज़ जो है ना, इसमें तुम्हारे फिंगर टिप पे होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे होता है कन्फ्यूजन कि अपवर्ड कब। अगर ऑयल अपन वाटर है, तो देखो डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होती है, जिसकी हायर होती है, वो सब्सटेंस अबव में आ जाती है। तो जब तुम वाटर अगर ज़्यादा है, एक्सटर्नल मीडियम है, तो मतलब समझ लो कि ऑयल की डेंसिटी वहाँ पे ज़्यादा है, तो ऑयल ऊपर आ जाएगी। तो इसलिए वहाँ पे चीज़ें देखना। ठीक है, ब्रेकिंग और क्रैकिंग, फेज इन्वर्सन रिवर्सिबल है। तो यार यही सब चीज़ें थी। तो होपफुली तुम्हें समझ में आया हो कि सॉल्यूशन इमर्सन में क्या पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें एक बार रिवीजन कर लेना। ये चीज़ें अगर बता रहा हूँ तो मैं एक नोट्स बना लेना कि लास्ट मिनट पे इसको रिवीजन करके ही जाने हैं। ओके, तो चलो फिर रैप अप करते हैं इस सेशन को। होपफुली कल मिलते हैं। होपफुली इसलिए बोल रहा हूँ, हर दिन बोलता हूँ, शायद कल ऐसा भी हो कि मैं ना हूँ, लेकिन कोशिश तो करेंगे ना, कोशिश करना हमारा काम है। चलो, पढ़ाई करते रहो और हर दिन फोड़ते रहो, इस तरह फाइनल एग्जाम में भी फोड़ दोगे। चलो मिलते हैं कल अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।